हेलो नमस्कार दोस्तों, वी शुड नोट में आपका स्वागत है। कल एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन साउंड क्वालिटी के कारण उसको हटा के हमें दोबारा वीडियो अपलोड करनी पड़ रही है। अच्छा, दोबारा मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि सर ये वीडियो काफ़ी अच्छी है, बहुत काम की है। और मैंने पहले कहा था, देखिए आपको वो वीडियो लेंथी है, 30-35 मिनट की थी, और ये आपके सामने उसी वीडियो को दोबारा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कल साउंड क्वालिटी के कारण कुछ काम की चीज़ें रह गई थी। एक्चुअली बात ये थी कि मेंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एज इट इज़ मुझसे इंटरव्यू में भी पूछे गए। तो मतलब दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमारा पेपर भी हाई कोर्ट के जजेज ही कहीं ना कहीं बना रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्रेम कर रहे हैं। राजस्थान जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ, और ये वीडियो राजस्थान जुडिशरी के मेंस की कॉपी का पूरा एनालिसिस है। देखिए, हम सबका एक मन में एक डाउट रहता है, सवाल रहता है हमेशा कि सर आंसर कैसे लिखें। क्या बेरेट की लैंग्वेज ही लिखनी पड़ेगी या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? सर पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं? तो सबके जवाब इस एक कॉपी से मिल जाएंगे। ये कॉपी एक्चुअली मेरी ही है, सच बता दूँ तो, क्योंकि ये रोल नंबर से आप सर्च भी कर लोगे, अब आपके सामने रोल नंबर तो आ ही गया इस कॉपी का, है ना। तो ये कॉपी मेरी ही है, और इस कॉपी में मेरे मार्क्स जो हैं वो मैं आपको बता दूँ 52.5 सिविल लॉ में। तो 50 प्लस अगर आप स्कोर करते हो लॉ पेपर में, दोनों में 50-50 100 और 25-25 लैंग्वेज में करते हो, तो 150 नंबर अगर आप करते हो, तो जनरल की कट ऑफ जो थी वो नियर बाई 180 जाती है। तो आप इंटरव्यू में 20-25 ला के मेरिट लिस्ट के आसपास पहुंच जाते हो। 178 के नियर बाई मेरिट थी, है ना। तो 50 प्लस जो मार्क्स हैं वो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। 50 से नीचे नहीं होने चाहिए। 50 प्लस यानी आपका अच्छा स्कोर माना जाता है हमेशा लॉ में, और 55 होता है तो आप कंफर्म मेरिट कर जाएंगे। तो मैं उसी एक अच्छे स्कोर में हूँ, इसलिए मैंने मेरी कॉपी दिखाना चाहा। हालांकि मैं फाइनली सिलेक्टेड नहीं हूँ मैं फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट में नहीं हूँ। तो गाइज, आप चाहें तो मेरी जगह टॉपर्स की कॉपी को भी रियलाइज़ कर सकते हैं, है ना। मेरी कॉपी एक ठीक कॉपी के रूप में मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले हैं। 6-6 नंबर के क्वेश्चंस में 5-5 नंबर भी हैं, और 6 नंबर के क्वेश्चंस में मुझे 1.5-2 भी मिले हैं। और ये आप सामने देख सकते हो, ये पहला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, इसमें से मुझे 2.5 मिले हैं। तो देखिए, एक चीज़ और नोट करते हुए चलना कि फुल मार्क्स हाई कोर्ट कभी नहीं देता। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, और उसका रीज़न होता है एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। क्योंकि जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लॉ के फील्ड का हाईएस्ट एग्ज़ाम है। आप पीएचडी वीएचडी कर लो, आप एपीओ दे लो, जेएलओ दे लो, बट जुडिशरी जज लॉ में सबसे बड़ी पोस्ट है ना। एडवोकेट वगैरह सबसे बड़ा जज होता है, तो उसके एग्जाम को एक मेंटेन करना है। फुल मार्क्स देने लग जाएंगे तो 100 में से 80-85 पहुंच जाएंगे, और उसके बाद लगेगा कि पेपर तो बहुत ईजी है। तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन है कि 60-65 तक रोक दिया जाए टॉपर्स को, और वो भी कोई 2-4 होते हैं, है ना। तो 50 प्लस एक बेटर स्कोर होता है। तो आप यहाँ मेरी एक बार ये स्कोर टेबल आप चेक कर सकते हो। देखिए, 3-3 नंबर के 7-8 क्वेश्चन थे, तो 2.5 भी मिला, दूसरे में 1 ही मिला, फिर 1.5 मिला, फिर 1 मिला, फिर 2.5, 1.5, 2.5, 2। फिर ये जो 4 नंबर के क्वेश्चन चालू है 8 से, तो मुझे 4 नंबर में 3.5 मिले, फिर 3.5 मिले 4 में से, यानी ये भी लगभग फुल है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने बहुत बेस्ट दिए। तो हम इन्हीं पे बात करेंगे कि इनमें मैंने कैसा आंसर दिया जो मुझे लगभग फुल मार्क्स। देखिए, जो जहाँ आधा नंबर कट रहा है ना, उसका फुल मान के चलिए, है ना। मैंने फिर कहा कि हाई कोर्ट फुल मार्क्स नहीं देता। ये 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा हो तो 6 में से 5 मार्क्स, तो ये एक बेस्ट आंसर रहे हैं मेरे 3-4, है ना। इनको हम ऑब्जर्व करेंगे। प्लस ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस जो हमें दिक्कत करते हैं, सर जजमेंट राइटिंग कैसे किया जाए। तो जजमेंट राइटिंग अब की बात, दोनों ऑर्डर राइटिंग थे। तो 20 का जो क्वेश्चन है और 21 का, ये दोनों ऑर्डर राइटिंग थे। तो यहाँ मुझे 10 में से 4 मिले हैं, और यहाँ 10 में से 1.5। देखिए, ड्राफ्टिंग में 6 और 7 के बीच नंबर देता है। तो यहाँ मेरा जो फाइनल जो ऑर्डर था ऑर्डर राइटिंग का, वो गलत हो गया था, वरना मुझे यहाँ 5-6 मिल जाते हैं, यानी मेरा पूरा ऑर्डर बाकी सही है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं ऑर्डर राइटिंग के लिए कि हमें क्या मैटर एरिया लिखना चाहिए। और यहाँ जो 1.5 मिले हैं, इसमें आप कमी ढूंढ सकते हैं कि ये हमें नहीं लिखना चाहिए, है ना। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे कि जहाँ अच्छे मार्क्स हैं तो मैंने क्या लिखा, और जहाँ खराब मार्क्स हैं वहाँ मैंने क्या लिखा जो मेरे नंबर कट गए। फ्रेंड्स, कंपटीशन बढ़ाने वाली वीडियो साबित होने वाली है, मेरे लिए भी आपके लिए भी। मुझे भी फिर से एग्ज़ाम देना है, क्योंकि मैं भी फाइनली सेलेक्टेड नहीं हूँ, और जो इस वीडियो को देखेंगे उनको तो एग्ज़ाम देना ही देना है। और कभी भी हम एग्ज़ाम में ये सोच के नहीं बैठते कि बस प्री में बैठना है, प्री निकालना है, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू निकालना है, और मेरिट तो मेंस ही बनाएगा। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, और मैंने फिर कहा कि देखिए, इसको एंड तक जरूर देखना। हम ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, प्लस 2-3 जगह ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझसे एज इट इज इंटरव्यू में पूछे गए, है ना। और मैं जो मेरिट से रहा हूँ वो मेंस के मार्क्स से नहीं रहा। मेंस के अकॉर्डिंग जो मेरी, मतलब मैंने मेंस के मार्क्स से मैंने मेरी रैंक निकाली थी, वो मेरी 46 है ऑल ओवर राजस्थान इन जनरल। बट आफ्टर इंटरव्यू जो मेरी रैंक बन गई वो बहुत नीचे चली गई, 229 रैंक बन गई। इंटरव्यू का स्कोर मेरा वर्स्ट स्कोर रहा था। तो कमी जो है मेंस में नहीं है, आंसर राइटिंग मेरी अच्छी है। और आप देखेंगे ड्राफ्टिंग में मुझे 20 में से 5.5 मिले हुए हैं।
यानी बाकी मैंने 80 में से ही 47 के करीब मार्क्स गेन कर दिए, है ना। तो 47 का मीन वाइल हो गया कि मैंने 60% नंबर गेन किए हैं आंसर राइटिंग में, 60%। ड्राफ्टिंग में मेरा 25% ही स्कोर है। तो ड्राफ्टिंग को इम्प्रूवमेंट मुझे करना है और आप लोग देखते जाइए कैसे आंसर राइटिंग करनी है। तो मैं शुरू करता हूँ और ये हमारी कॉपी हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन। अब हमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि बेरेट की लैंग्वेज लिखें, अपनी लैंग्वेज लिखें और क्या पूछें और कितना लिखें, है ना। अक्सर ये सवाल रहता है। तो पहला क्वेश्चन देख लो मेरा, व्हाट इज मीन्ड बाय डिग्री। सब पढ़ते हैं, सीपीसी शुरू करते हैं, डिग्री पढ़ते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने डिग्री पूछी। अब हमें सबने कह रखा है जितना पूछे उतना ही बताइए। देखिए आगे जाके जो 1.5 नंबर है ना, ये इसीलिए है कि जितना पूछा मैंने उतना ही बताया। हालांकि इसका मतलब खामियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा कि ड्राफ्टिंग मतलब लास्ट क्वेश्चन मेरा अधूरा रह गया ये पूरा लिखने का। बट इसका एक ही तरीका है, आप उतना मत लिखिए जितना पूछा है, आप उससे रिलेवेंट चीज़ें जितनी भी है ना वो सारी लिखिए, लेकिन अपनी स्पीड बूस्टअप कीजिए। ये तरीका नहीं होता कि हम छोड़ दें, स्पीड बढ़ाना उसका सोल्यूशन है ना। तो मैंने डिग्री की डेफिनेशन लिखी और आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ, हर क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बेरेक्ट में है, टाइम वेस्ट नहीं करना हमें इस वीडियो में। Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the party in regard to all or any of the matter in controversy in a suit। आप वर्ड टू वर्ड मैच कीजिएगा। ये बेरेक्ट की लैंग्वेज है, कोई एक आधा इज वगैरह कुछ मिस हुआ होगा, मे वगैरह, बाकी पूरी बेरेक्ट की सेम डेफिनेशन है और ये हाई कोर्ट का टिक। ओके, देन मैंने लिखा इट शैल बी डीम टू इंक्लूड रिजेक्शन, जो इसमें आते हैं और जो नहीं आते हैं, और ये 2 तरह की होती है, प्रीलिमिनरी फाइनल, एंड इट शैल नॉट इंक्लूड, ये लिखा। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है सर हम ऊपर लिखें सेक्शन या नीचे लिखें, आपकी मर्जी जहाँ लिखिए, इस चीज़ का कोई मार्क्स ही नहीं होता। ये तो एक एडिशनल प्लस पॉइंट है। मैं इस सेक्शन को नहीं भी डिस्क्राइब करता ना तो भी मुझे नंबर मिलते हैं, ये आगे आपको दिखाऊंगा मैं। और जहाँ मैंने सेक्शन लिखा वहाँ मुझे नंबर नहीं मिले सेक्शन के, क्योंकि मेरा मटेरियल गलत था, है ना। तो ये आप लास्ट में लिख सकते हैं। अच्छा, लास्ट में क्या है, कई बार एग्जामिनर यहाँ तक पढ़ गया, हाँ ठीक है ओके कर देता है, तो ये चीज़ नोटिस नहीं होती। अगर लास्ट में आप सेक्शन लिख रहे हो तो किसी भी तरह से उसको अंडरलाइन कीजिए, या मैंने जैसे ब्रैकेट्स बनाए ऐसे कीजिए, है ना। और सर सीपीसी की फुल फॉर्म लिखें वहाँ। देखिए टाइम नहीं होता, सबको पता है, जजेस को पता है सीपीसी क्या है, हमें पता है सीपीसी क्या है। 1908 आप लगाओ चाहे मत लगाओ, सीपीसी लगा दो, सेक्शन 22 एक्ट लिख दो। अगलों को समझ आना चाहिए, वो भी जजेस हैं, हमसे ज़्यादा बेटर नॉलेज रखते हैं। तो मुझे इसमें 2.5 नंबर मिल गए, मैंने जितना था उतना लिखा। और ये एक पेज मेरा थोड़ा सा पीडीएफ है तो मैं इसको पलट नहीं सकता, बट इस क्वेश्चन को मैं वैसे पढ़ देता हूँ। यहाँ मुझे 1 ही नंबर मिला है और यहाँ 1.5 मिला है। लोक न्यूसेंस वगैरह पूछा हुआ है, आप मेरी वीडियो घुमा के इनको देख लीजिएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डॉक्ट्राइन जो है ये 56 में था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 56 में। तो मैंने इसको लिखा कि इज अराइव्ड फ्रॉम सेक्शन 56 ऑफ। अब पहली चीज़ तो ये थी कि अराइव्ड नहीं होता, उसके अंदर ये इंक्लूड है ना। तो कुछ वर्ड आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और मेरे ऐसे वर्ड्स पे ना राउंड मिलेगा। हाई कोर्ट को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते कभी भी, ये चीज़ ध्यान रखना। हाई कोर्ट वर्ड टू वर्ड चेक करता है और इसका एग्जाम्पल सामने वाले पेज पर ये देखिए, हर इंपॉर्टेंट चीज़ के नीचे अंडरलाइन मिलेगा। अभी इस क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 3 में से 2.5 मिले हुए, अच्छे नंबर मिले हुए, है ना। और इसमें 1 क्यों मिला, मैंने ये लिख दिया 56 से आया। अब 56 क्या है ये मैंने नहीं लिखा, मैंने सीधा एग्जाम्पल पे आया। और इसका रीज़न था कि 56 मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया अंदर से, तो मैंने लिखा नहीं। तो हो सकता है अभी 2-2.5 मिल जाते सेक्शन के, बट नहीं लिखा। तो देखिए खाली सेक्शन लिखा, डॉक्ट्राइन को एलेबोरेट वो कर दिया कि ये यहाँ से आया है, और एग्जाम्पल भी अच्छा दिया है मैंने, है ना, कि जो इम्पॉसिबल एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है और उससे जो लॉस होता है निराश अंतरिति को, उसको कंपनसेट करने के लिए ये निराश्यता का सिद्धांत है, निराश अंतरिति को कंपनसेट करना। तो इस चीज़ का मुझे 1 मिल गया, लेकिन मैं सेक्शन 56 एलेबोरेट किया नहीं तो मेरे नंबर कट गए। तो देखिए एक चीज़ हमने सुनी है ना, जितने भी रिलेवेंट प्रोविजन हो ना वो सारे लिखो। 56 तो लिखना बहुत ज़रूरी था। जब 56 से आया तो 56 क्या है ये तो मुझे बताना था ही, बट मैंने नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं था। और दूसरी चीज़ जगह भी थोड़ी कम पड़ गई, हालांकि मैं लिख सकता 2-3 लाइन में, और लिखना ज़रूरी था। और मैं मेरिट से जो मिस किया हूँ ना, मैं अब आप देख लेंगे, मुझे पता है, मैंने जब रोल नंबर ही मेरे सामने आ गया, आप लिस्ट में देख लेंगे। मैं 8 मार्क्स से मैंने मेरिट मिस की है और 8 नंबर यहाँ देखो, 1-1.5 नंबर यहाँ बढ़ता है ना। आगे 1-2 क्वेश्चन और मिलेंगे जहाँ मैंने मेरी गलती से नंबर गंवाए। देखो यहाँ हमने अपने हाथ से नंबर गंवाए, हाईकोर्ट ने नहीं काटे। 56 लिखता तो नंबर आते, तो यहाँ मैंने अगर मान लो 1 नंबर भी गंवाया तो एक एक करके, और ये तो एक ही पेपर की बात करूँगा, इसी में गंवा दिया मैंने 7-8 नंबर। लो पेपर 2 में भी नंबर्स मैंने कम कर रखे, और इंटरव्यू तो मैंने बताया फर्स्ट गया, है ना। इंटरव्यू तो मैं पासिंग मार्क ही नहीं ला पाया इंटरव्यू में, तो मतलब मैं सेलेक्ट होना मैंने अपने हाथ से निकाला है, कैंडिडेट के हाथ में पढ़ाई के बाद। तो आपके साथ ऐसा ना हो। देखिए अभी जयपुर में एक कैंडिडेट ने सुसाइड कर लिया जो इंटरव्यू बाद रहे थे,
तो मेरे भी दिमाग में है कि देखो ऐसी चीज़ों से कंपटीशन बढ़ता है, बट अगर मेरे एक्सपीरियंस से आपको हेल्प मिलती है, आप सेलेक्ट होते हो, तो मैं उसको कंपटीशन नहीं मानता। मेरी सीट अपनी है, मैं मेहनत करूँगा, सेलेक्ट होऊंगा, आप करेंगे तो आप सेलेक्ट होंगे। और चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको एडिशनल चीज़ें तो सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मुझे 2.5 नंबर मिले। ये कह रहा है कि अच्छा, इस क्वेश्चन को समझना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं ना। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन टू सेट असाइड ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड बाय गार्जियन ऑफ ए वार्ड बाई वार्ड्स एलार। मैं इसको समझा दूं कि ये कह रहा है कि वार्ड कोई मतलब नाबालिग है, उसके गार्जियन के पास कितना टाइम है पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर को सेट असाइड करने के लिए, जो उसके एलार ने कर दी जब वो मतलब नाबालिग था, और मतलब नाबालिग बच्चे की प्रॉपर्टी थी, एलार ने ट्रांसफर कर दी। अब उसका जो गार्जियन हो कितने टाइम में सेट असाइड करवाए, कब, जब वो वार्ड बालिग होने के 3 साल के अंदर मर गया। और वो टाइम कब से शुरू होगा, यानी मैं नाबालिग हो रहता हूँ मान लो, और मेरी प्रॉपर्टी का जो भी देख रेख करने वाला था उसने बेच दी। अब मैं बालिग हो गया, और बालिग होने के 3 साल के अंदर अंदर इन केस माई डेथ अकर्स, देन मेरा जो एलआर बचेगा वो कितने टाइम में उसको सेट असाइड करवाए। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि बालिग होने के बाद क्या उसके पास टाइम है, ये उसके शेड्यूल में है कि 3 साल के अंदर अंदर वो सेट असाइड करवा सकता था। अब हमें सेक्शन 6 क्या कहता है, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, ये 3 चीज़ें हैं उसमें ग्राउंड है, तो ये माइनर था ना, तो ये कहता है कि जब वो खत्म हो जाएगी तब आपके खिलाफ टाइम चलना शुरू होगा। तो जैसे माइनॉरिटी खत्म हुई, उसके खिलाफ 3 साल वाला टाइम रनिंग स्टार्ट हो गया 18 साल का होते ही, और वो खत्म हो जाती है। लेकिन खत्म होने से पहले अगर वो डेथ हो जाती है तो उसके अलावा उतना ही टाइम है जितना उसके पास बचा था जिसकी डेथ होगी। तो ये 3 साल के अंदर डेथ होगी तो जितना टाइम बचा उतना। तो मैंने देखिए सेक्शन 6 ऊपर नहीं लिखा, मैंने सेक्शन 6 को बीच में यहाँ ये काम में ले रखा लास्ट में, और 2.5 नंबर मैंने पहले कहा था, जहाँ आधा नंबर कट रहा है ना उसका फुल समझिए, क्योंकि 3 में से 3 नहीं देता, लेकिन फुल ही है वो 2.5 नंबर, तो मुझे पूरा करेक्ट है। तो मैंने टाइम पीरियड बताया पहले कि सेट असाइड का 3 साल है, ओके, इसको अंडरलाइन किया। अब अगर वार्ड देखिए, वार्ड डाइज विद इन 3 ईयर्स, तो उतना ही टाइम मिलेगा, विल बी रिमाइंडर टाइम पीरियड विच शैल बी अलाउड टू सच वार्ड, जितना वार्ड के पास था उतना ही उसको मिलेगा, इफ इट वर बी लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो सच टाइम। अब उसने लास्ट में पूछा कब से शुरू हो जाएगा, ये उसी दिन से शुरू हो जाए जिस दिन उसने मेजोरिटी हासिल की थी। ये कहाँ से आया, सेक्शन 9, कि एक बार चलना स्टार्ट हो गया तो रुकता नहीं है, फिर किसी भी मतलब उससे वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा डायरेक्ट का, किसी भी दिक्कत से फिर नहीं रुकता। तो मुझे फुल मार्क्स मिले। यहाँ गोल्डन रूल पूछा, देखिए यहाँ 1.5 क्यों मिले, 2 2.5 क्यों नहीं मिले, और अगले क्वेश्चन में फिर से 2.5 मिल रहे। ये एक एक नंबर का मार्जिन ना, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी इतने नंबर्स मिस किया है, आप भी कल को मिस ना करें इन चीज़ों से। तो गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन मैंने पहले इसको डिफाइन किया लिटरल को, कि गोल्डन क्यों आया। इट इज़ अ जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट द वर्ड्स ऑफ द स्टेच्यू मस्ट बी गिवन दियर लिटरल मीनिंग। ये जनरल रूल है कि लिटरल मीनिंग दो, और ये था लिटरल इंटरप्रिटेशन, लिबरल लिटरल बोलते हैं, सॉरी लिबरल तो दूसरा। बट जब टेकिंग ग्रामेटिकल और लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स ऑफ स्टेच्यू, इट्स मीनिंग एक्सटिंग्विशेस इटसेल्फ, या तो खुद को ही खत्म कर दे या हार्म्स करे, यानी प्रोविजन या एम्बिगस लगे या डबल मीनिंग्स अराइज हो, देन हम उसको गोल्डन रूल में लेके जाते हैं कि जो भी आपको बेस्ट उस टाइम इंटेंशन जो प्रोवाइड करवाता है ना, उस पर आप लेकर के जाइए, देन दैट इज़ द गोल्डन रूल। और बहुत अच्छे से मैं इसको समझा नहीं सका, बट पहले मुझे समझाना था कि व्हाट इज इंटरप्रिटेशन। अगर मैं यहीं पे इंटरप्रिटेशन ले देता ना, डिटरमाइन द इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, तो मैं कहता हूँ यहाँ 2.5 नंबर आते हैं। यानी आपको क्वेश्चन में जो कुछ मिले ना, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है ना, वो सारा फास्ट स्पीड में लिख दीजिए। जितने नंबर का क्वेश्चन, अब 3 नंबर का था, आधा पेज था, तो इंटरप्रिटेशन की 2 लाइन की डेफिनेशन में लिख देता ना, तो मेरे नंबर बढ़ जाते हैं यहाँ पे। अब जो मैं कमी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये 1.5 क्यों आए हैं, और मैं खुद से ऑब्जर्व नहीं कर रहा, जज से इंटरव्यू दिया है ना, तो मुझे पता चला यहीं से क्वेश्चन इंटरव्यू में पुटअप हुए ना, तब मुझे पता चल गया कि जजेज क्या चाहते हैं। मैंने यही आंसर जब वहाँ पुटअप किए तो मेरे वर्स्ट मार्क्स आए, और यहाँ भी मैं आधे आधे नंबर लेके आ रहा हूँ। तो मुझे पता चला वो चाहते क्या है। और अच्छा, जिनके इंटरव्यू में अच्छे नंबर आए ना, उनके आंसर से ऑब्जर्वेशन है ये मेरी, तो आपके काम आएगी। बाकी देखो, मैं फिर कहता हूँ कि मैं मेरिट लिस्ट स्कोरर नहीं हूँ। जनरल कैटेगरी में मैंने मिस किया है, ओबीसी लगभग सेलेक्टेड हूँ, 1-2 नंबर का ही फ़र्क है। SC ST सेलेक्टेड हूँ, तो आप हेल्प ले भी सकते हैं, और बाकी आपकी मर्जी है ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन में फिर से 2.5 मिले। यहाँ फुल मार्क्स क्यों मिले, व्हाट इज मीन्ड बाई LR 211। अब की बार मैंने देखिए सेक्शन शुरू में ही दे दिया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक मैं लास्ट में लिखता आ रहा था, अब की बार मैंने शुरू में डिस्क्राइब किया। तो इस चीज़ का आप कई, क्योंकि मैं खुद पूछता था तैयारी जब मैंने शुरू की थी कि सेक्शन कहाँ लिखे सर, ये लिखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211, या ये लिखूँ कि इट इज़ डिफाइंड अंडर ये, या लास्ट में डिफाइन करूँ, क्या लिखूँ। आप कहीं भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाई कोर्ट आपका इंटेंशन देखता, आपने सही लिखा है नहीं। दूसरा, जो चीज़ बेरेट में है ना LR, वही लिखिए। मैंने यहाँ फिर से बेरेट की LR यहाँ से देखिए, आप वीडियो पॉज करके यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी डेफिनेशन पढ़िएगा, सच पार्टी तक। आप कहेंगे कि सर आपने तो रट रखा है, आपने मेहनत क्या की है।
भैया रटने की बात ये है, कानून जो बना दिया उसकी ही पालना होगी। हम उसको अपना कानून थोड़ी बनाएंगे अपनी लैंग्वेज, है ना। मैं अपनी लैंग्वेज में चेंज करूँगा, पता नहीं कौन सा वर्ड चेंज हो जाए, शैल की जगह मैं तो कहूँगा यहाँ मैं लगाऊंगा, तो कानून ही बदल दिया मैंने। तो मैं अपना कानून थोड़ी लगाऊंगा, देश का कानून चलेगा। तो इसको रटना मत कहो, कानून को एज इट इज अप्लाई करना कहो। और यही इसीलिए इंटरप्रिटेशन हमारे सिलेबस में, इंटरप्रिटेशन कहता है कि जो जैसा है ना उसको वैसा ही पढ़ो, अपना दिमाग मत लगाओ, है ना। आपका काम है उसको अप्लाई करना, ओनली इंटरप्रेट करके उसको सही अप्लाई कीजिए। लेजिस्लेचर जो बना चुकी है उसको आप कानून मत बनाइए। और बाकी बनाने का राइट है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारे पास, हम आरजेएस के पास नहीं। तो मैंने बेरेट की लैंग्वेज देखी, देन ये कह रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलआर। तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक रहती है, तो उसकी लाइबिलिटी वहीं तक है जितनी उसके हाथ में प्रॉपर्टी आई हो, ये भी वहीं दे रखी है। प्लस 50 और 52 में भी दे रखी है कि वेयर ए डिक्रीज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूशन कहाँ है 50-52 में, तो मैंने 50 और 52 भी दिया। देखिए आगे चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों नहीं पड़ी, यहीं पे हाई कोर्ट को क्लियर हो गया इन हिज हैंड्स। और यही चीज़ पूछी थी कहाँ तक है, तो यही क्लियर होते ही हाई कोर्ट को आगे जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक्स्ट्रा लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं, उनको आंसर मिल गया, उन्होंने मुझे फुल मार्क्स दे दिए। ऐसा नहीं मैं और एक्स्ट्रा चीज़ लिखूँगा तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, मैंने आगे लिख भी रखी है एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ मुझे नंबर नहीं मिले। चलिए नेक्स्ट देखते, 3 में से 2 मिले, यहाँ 2.5 क्यों नहीं मिले, यहाँ इसलिए नहीं मिले, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, XYZ ने जॉइंटली 21,000 का लोन लिया ए से, 3 जनों ने मिलकर। अब जेड तो दिवालिया हो गया, बच गया XY, आगे कह रहा है जेड बिकम इंसॉल्वेंट। अब XY में से सिर्फ Y ने लोन दिया जेड को कई बार मांगने पे, अब Y X से उसका हिस्सा ले सकता है क्या, कि भाई तू भी आधे दे, पूरे मैंने दिए, क्या ले सकता है क्या। तो जी इसका आंसर है 43 IC है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिल्कुल है और ले सकता है। और मैंने इसी को एलेबोरेट किया, बट कहीं ना कहीं लीगल लैंग्वेज रह गई। और लैंग्वेज क्या रह गई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सेक्शन तो बताओ, जिस सेक्शन में लेके गए वो 56 निराश्यता का सिद्धांत, मैंने 43 ही नहीं बताया, तो उसमें 1.5 मिले थे, इसमें 2 मिले हैं, है ना। तो वो याद है एक नंबर जो गंवा दिया यहीं भी। अब एक बार फिर से मुझे फुल नंबर मिल रहे हैं, यहाँ देखो 4 में से 3.5। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे ना मुझे अच्छे नंबर मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन में नंबर में लेके आ रहा हूँ। स्कोर कम ज़्यादा हो रहा है, तो स्कोर आप पढ़ाई करके जाओगे ना, स्कोर तो आपको भी मिलेगा, कम ज़्यादा ही होगा और वही मेरिट बनाता है। चलो देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शूट बाई पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर SRA। इमूवेबल प्रॉपर्टीज डिस्पोजेस्ड के क्या वो राइट है, इसने क्या कहा, सूट करने पे बताओ SRA। तो ये हमारे सेक्शन 6 में है कि वो सूट ला सकता है, वो ला सकता है, उसका LR ला सकता है। अच्छा एक चीज़ देखिए, मैं अभी आपको बताऊँ बेरेक्ट मैंने कितने अच्छे से रट दिए थे मेहनत के लिए। यहाँ आप पहली चीज़ तो मैच करना, प्रॉपर बेरेक्ट की लैंग्वेज है, यहाँ से व्हेनेवर ए पर्सन, यहाँ से लेके आगे तक प्रॉपर वर्ड टू वर्ड मैच करना। और ये देन, ही, और ये वर्ड बेरेक्ट में मिसिंग है, देन एनी अदर से यहाँ से शुरू है, ये नहीं है, ये बेरेक्ट में मिस प्रिंट है और ये मैंने लिखा हुआ है, इतना मुझे आज भी याद। तो बेरेक्ट मैंने जैसे रटे ना आप भी रट दीजिए, है ना, और रटने ही पड़ेंगे, मुझसे बेटर कीजिए। और यहाँ तक, अच्छा ये पेज घूम गया लेकिन आप मैच कर लीजिएगा, यहाँ तक मैंने पूरा लिखा है सेक्शन 6। मैंने आगे लिखा है कि रिवीजन फाइल नहीं हो सकता, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हो सकता, 6 महीने में हो सकता है। और नंबर आप देख रहे हैं 4 में 3.5, कितना लिखा मैंने 4 नंबर क्वेश्चन में, ये देखिए नीचे छोड़ भी दिया, जितना 3 वाले में लिख रहा था उतना ही लिख रहा हूँ, बट उनको उनका आंसर पूरा मिल गया ना, पूरे नंबर दिए। और आगे एक बार फिर से 4 नंबर में उसमें 3.5 दे रहे हैं। और ये कह रहे हैं लिमिटेड पीरियड टेनेंसी क्या है, सबको पता है रेंट कंट्रोल में सेक्शन 8 है, 8 में जितने पॉइंट थे ना ABC सब लिखे कि दोनों टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों एक पिटीशन फाइल करेंगे और वो 3 साल के लिए मिलता है रेजिडेंशियल, एक बार में, और 3 बार से ज़्यादा नहीं मिल सकता, एक बार में 3 साल तक मिलता है, 6 महीने बाद एग्जीक्यूटेबल नहीं होता, सारी चीज़ लिख दी, 3.5 नंबर। और यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दिया, देखो आधा पेज रह भी गया, लेकिन पूरा आंसर आप दे दो। और यहाँ सेक्शन मैंने लास्ट में लिखा, है ना, ये RRCA में अगर लिख देता तो पता नहीं कितने माइनर एक्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा पूरा लिखा, राजस्थान को पूरा नहीं लिखा। रेंट कंट्रोल एक्ट कौन से साल का ये भी नहीं लिखा, पूरे नंबर है। आप ये मत सोचो कि आगे ईयर भी लगाएं कि ये एक्ट नंबर भी लगाएं ना, अगले को समझ आ जाए कि उस एक्ट की उस सेक्शन की बात की है ना, और उससे आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ 4 में से एक 2.5 नंबर का स्कोर यहाँ मिल रहा था, हाई कोर्ट की रिविजन की पावर अंडर CPC। अब देखो साफ साफ सामने आ जाएगा, अगर अभी तक आपने 10 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन किए हैं 10 क्वेश्चन तक, यहाँ 3.5 की जगह 2.5 क्यों है। CPC का हमारा सेक्शन 115 बोलता है रिवीजन। मैंने प्रॉपर तीनों लैंग्वेज लिखती कि इलीगल जुरिस्डिक्शन काम में ली हो, या जो जुरिस्डिक्शन थी उसके अंदर वेस्ट वो काम में नहीं ली हो, या मटेरियल इरेगुलरिटी की हो, ये 3 पॉइंट 115 ही मैंने काम में ले लिए। फिर इसने कहा वाट आर लिमिटेशंस, तो मैंने लिमिटेशन बता दी कि वो उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता जितनी लोअर कोर्ट दे सकता था। और
जो भी है आप इसको पढ़ना, लेकिन 2.5 क्यों मिले उसको अगर हम जाएंगे तो अच्छा मैंने ये भी लिखा रिवीजन एक तरह से सर्चरी रेट की तरह। रीजन ये रहा कि पहले आप ऑब्जर्व कीजिए एक बार क्या रीजन रहा होगा, और अब मैं बता देता हूँ। रिवीजन का ऑर्डर है हमारे पास सीपीसी में नहीं है, ओनली रेफरेंस रिव्यू का ही है ना। तो रिवीजन सिर्फ एक सेक्शन में आता है, और इसके अलावा एक रिवीजन की स्पेशल एक पावर है हमारे पास। चलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना खुद कीजिएगा। हर रेलेवेंट प्रोविजन को लेकर के आना है ना। तो एक छोटा सा प्रोविजन इसमें मिस हो गया, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। देखिए आप भी तैयारी कर रहे हैं, आगे चलते 4 में से आधा ही मिला। साफ साफ समझ जाओगे आधा क्यों मिला, आप लोग खुद कहोगे। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। राष्ट्रपति की पार्डनिंग की जो पावर है वो रिव्यू से हटके नहीं है ना। तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं थी कि उसका रिव्यू होता है नहीं, लेकिन इन्होंने लिखा ना कि उससे निरापद नहीं, तो मैं इतना समझ गया कि हाँ भाई होता तो है। लेकिन एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ केस लॉ। मेरा सबसे बड़ा वीक पॉइंट यह था कि मेरे पास केस लॉज प्रिपेयर नहीं है। रीजन आप कुछ भी समझ लीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक तरह से प्रमोट करना हो जाएगा इंस्टीट्यूट्स को। मेरा थोड़ा सा सेल्फ की तरफ था, डायरेक्ट फोकस था, मतलब सेल्फ नहीं कहूँगा, डायरेक्ट फोकस्ड मेरी पढ़ाई रही है। और एक और जो दूसरी वजह मेरी रही ये रही कि मेरा लॉ भी एक लोकल कॉलेज से था जहाँ पे पढ़ाई नॉर्मली की हुई है। ठीक है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आधा नंबर क्यों मिला इस पर जाते हैं। तो मैंने पार्डन की पावर 72 आर्टिकल में है, मैंने लिखा। अब कई बार हम कहते हैं ना कि आर्टिकल सेक्शन सही लिख, तो 1 नंबर तो वहीं मिल जाएगा। भैया नहीं मिलता। मैंने इतना बढ़िया एलोबरेट किया, और नॉट इम्यून ये भी लिखा। 13(2) जुडिशियल रिव्यू पे भी गया कि यहाँ से रिव्यू की पावर आई, बट इसका आंसर मैं नहीं दे पाया। यानी मैं पार्डन बता चुका हूँ, मैं जुडिशियल रिव्यू बता चुका हूँ। तो मैंने अभी कहा ना, हाई कोर्ट को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, बस वही बात थी। बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि हाई कोर्ट ये देखेगा हाँ पार्डन है, रिव्यू है, नंबर दे देगा। देखिए भैया आधे नंबर है ना। तो आधा नंबर इसलिए कि हाँ मैं प्रोविजन पे पहुंच गया, बट मैंने एलोबरेट नहीं किया, तो आधा नंबर। दूसरा केस लो भी नहीं है, तो आधा ही मिलेगा। अच्छा, कल मेरी जो वीडियो थी जिसको मुझे हटाना पड़ा, उस पर आया था कि आपने एक भी केस लो नहीं लिखा, फिर भी आपके मार्क्स अच्छे। केस लो 3-4 में ही पूछ रखे हैं, ज़्यादा केस लो पूछता नहीं है। और फिर मैंने 1-2 में केस लॉज डिस्कस कर भी रखे हैं। तो केस लो का 1-1 नंबर होता है, कट गए मेरे। अच्छे नंबर तो मेरा आंसर फ्रेमिंग का है। आप ड्राफ्टिंग में देखिए वहाँ भी नंबर नहीं। तो एक तरह से ये कह सकते हो आंसर फ्रेमिंग में मैंने बहुत मेहनत कर रखी होगी, या लक कह लीजिए आप, है ना। अपने मुँह अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो लक कह सकते हो आप अभी तो। देन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ टू प्रूव ए रजिस्टर्ड विल। इसमें 4 में से 2.5 मिले। अच्छा, इसमें 4 में 2.5 क्यों मिले। एक्सप्लेन विद द रेलेवेंट प्रोविजन, वही मेरे पास केस लॉ नहीं था, बट मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। विल, रजिस्टर्ड विल की रिक्वायरमेंट क्या है। अब देखिए जितने भी प्रोविजन है उन पे जाते हैं। हमारे पास 68, अब की बार मैंने सेक्शन शुरू में लिखा, और फिर विल के लिए वो प्रोविजन में कहता है प्रोवाइडेड कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के लिए विटनेस नहीं लाने होते एक्सेप्ट विल, यानी विल के लिए लाने होंगे। तो मैंने ये चीज़ अपनी लैंग्वेज में लिखी कि विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, इट शैल नॉट बी प्रूव्ड इन एविडेंस अनलेस एटलीस्ट 1 अटेस्टिंग विटनेस इज कॉल्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, बट प्रोवाइडेड कहता है कि एक्सेप्ट विल। देखो पूरी बेरेट की लैंग्वेज में, फिर कह रहा हूँ बेरेट की लैंग्वेज है तो मुझे नंबर मिल रहे हैं। जहाँ मैंने अपनी लैंग्वेज लगाई वहीं मेरे नंबर कट गए। नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग एनी विटनेस टू प्रूव। तो रजिस्टर्ड, विच इज रजिस्टर्ड, उसके लिए नहीं, एक्सेप्ट विल। सो इट इज क्लियर दैट आई विल वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय कॉलिंग एटलीस्ट 1। अच्छा 1 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट ने इश्यू नहीं किया। विटनेस टू प्रूव इट्स एग्जीक्यूशन। तो आप समझ गए ना इस चीज़ को। अब आगे कह रहा है हाउ ए विल इज टू बी प्रूव्ड व्हेन अटेस्टिंग विटनेस कुड नॉट बी फाउंड। ये प्रोविजन हमारे 69 में है, मैंने उसको दे दिया कि नहीं मिले तो हैंड राइटिंग, साइन, सील, एग्जीक्यूटेंट के इनके प्रूव करो आप। फिर आगे कह रहा है ये रेलेवेंट प्रोविजन मैंने 68-69 को थोड़ा सा और एलेबरेट किया, 4 नंबर का था इसलिए, बट इतना वही बात है, केस लॉ नहीं लिख सका तो उतने ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ मैंने स्कोर गेन किया। यहाँ 6 में से 2 ही मिले। क्यों मिले, पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद केस लॉ। तो केस लॉ नहीं है तो केस लॉ के नंबर कटेंगे। कल कमेंट आया था आपके केस लॉ के बिना भी अच्छे नंबर है। अरे जहाँ केस लॉ पूछा वहाँ तो नंबर आए नहीं, है ना। जहाँ सिर्फ जो मटेरियल पूछा उसी के तो नंबर दे रखे मुझे, केस लॉ तो काट रखे हैं। तो स्टेट की डेफिनेशन हम आर्टिकल 12 पढ़ते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, ये ऑल अदर लोकल और अदर अथॉरिटीज अंडर, है ना। तो मैंने वो लिख दिया, फिर उनके पॉइंट्स बना दिए। अब इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था इसमें, ना केस लॉ आता था, और एग्जाम्पल भी ध्यान नहीं रहे एनसीईआरटी वगैरह, क्योंकि वो केस लॉ में डिसाइड हुए थे। उसको स्टेट माना, उसको नहीं माना, इसको माना, उसको नहीं माना, कोर्ट को नहीं माना। अब वो ध्यान नहीं थे तो मैंने पूरा छोड़ दिया, सिर्फ इतना ही लिखा। अच्छा छोड़ ये दिया कि मैं लास्ट में एग्जाम्पल जरूर लिखता, बट ड्राफ्टिंग ये अधूरी रह गई, इस क्वेश्चन पे दोबारा आई नहीं इसका। तो प्रोविजन सही था, डेफिनेशन सही थी, 2 नंबर मिल गए।
तो इससे एक चीज़ सीखिए, जो चीज़ पूछिए ना वो कहाँ है वो ज़रूर डिस्कस कर दो आप, आपको आंसर ना भी आए। स्टेट कहाँ है, मैंने स्टेट की डेफिनेशन दे दी और मुझे नंबर जरूर मिले। 0 नंबर अभी तक नहीं आए, देखो आप 14 तक पहुँच जाओ। एक भी क्वेश्चन मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता हो, बस बेस्ट नहीं आता, बेटर आता है, गुड आता है, बैड आता है, यही फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ फिर 6 में से मुझे 2.5 मिल रहे हैं, और ये 2.5 क्यों मिला पता है, ये इस क्वेश्चन में 4 से 5 नंबर जरूर आते हैं मेरे, बट ये 2.5 क्यों आए, ये इसको कहते हैं ब्रेन फेड, है ना। दिमाग उस वक्त जो हम कहते हैं ना हम तो खूब कूल है, हम आराम से पेपर दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ब्रेन फेड असर करता है। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, सबको पता है ज़िंदगी बदलने वाला एग्ज़ाम होता है ये हमारा, जिसके लिए साल 2 साल से पता नहीं कितने टाइम से आप लोग तैयारी कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो। देखिए उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं बहुत कूल था, सेकेंड टाइम मेंस लिख रहा था, इंटरव्यू पिछली बार फेस किया, फिर भी ब्रेन फेड। द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन बी यूज्ड एज शील्ड बट नॉट एज अ स्वॉर्ड। पार्ट परफॉर्मेंस का है 52 में, लेकिन मैंने लिस्ट पेंडेंस का दिया पार्ट परफॉर्मेंस इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 52A। अच्छा वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि इसको हम ऑब्जर्व कर लें कि 52A में नहीं है, 52 में। और ये हाई कोर्ट ने लगाए राउंड, ये लगा रखे है कॉल है। तो मैं मान के चलता हूँ जब आप प्रोविजन ही सही नहीं दोगे तो आपका आंसर कोई नहीं पड़ेगा। भाई 52 रहने दे, यही कहेंगे ना, अरे बस बस आगे मत बता, सेक्शन ही देख लिया। लेकिन हाई कोर्ट ने मेरा आंसर जरूर पढ़ा। हाई कोर्ट वर्ड टू वर्ड चेक करता है कॉपी, किसी की भी कॉपी को टाइम पास की तरह चेक नहीं करता। ये आपके सामने ये चीज़। अब मैंने इस चीज़ को अच्छे से एलेबोरेट कर रखा है बहुत बढ़िया तरीके से कि हाँ एज ए शील्ड होता है, नॉट एज ए स्वॉर्ड, बहुत अच्छे से। बट प्रोविजन का नंबर कट गया और 2-3 जगह ये चीज़ पकड़ी गई, तो मान के चलता हूँ 1-1.5 नंबर नेगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा गया ना इसका, वरना 6 में से आराम से 4-5 नंबर लाएंगे। मेरा आंसर है बहुत अच्छा। लास्ट में मैंने इसका फुल कंक्लूजन दिया, सो पार्ट परफॉर्मेंस इज ए शील्ड टू ट्रांसफरी, एक पोजीशन वगैरह, मतलब आप पढ़ लीजिए इसको वीडियो पॉज करके, बेरेक्ट की वो सेक्शन पूरा है, बस हेडिंग गलत हो गई और उसका नेगेटिव इफेक्ट है ना। और देखिए आगे भी पूरा चेक कर रखा है कि उसको टाइटल नहीं मिल जाता सिर्फ अपना एग्रीमेंट करने से, पार्ट परफॉर्मेंस सिर्फ एक बचाव होती है। और अब हम चलते हैं सेक्शन 5 के लिए क्या क्या हाई कोर्ट को मतलब कोर्ट को ध्यान रखना चाहिए 6 में से 3, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं एक बार। और मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ जहाँ 6 में से 5 नंबर मिले। इन्हीं क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था कि मुझे 6 में से 1.5-2 भी मिल रहे हैं और मुझे 5 भी मिल रहे हैं, और मैंने कहा 5-5.5 को आप पूरे में से पूरे समझ लें। अब पूरे में से पूरे कैसे मिले, ये वो आंसर फ्रेमिंग है जो हमें करनी है, और पिछले वो थे जो हमें नहीं करनी है गलतियाँ। तो इसने कहा एक्सप्लेन TI, एक्सप्लेन करो और डिस्कस करो कि इंजंक्शन कब ग्रांट नहीं होता। तो डिफाइन तो करवाया TI और पूछा है हर तरह के इंजंक्शन कब ग्रांट नहीं होंगे, TI, परमानेंट, मैंडेटरी, सारे। अब जितने प्रोविजन है सब पे जाना होता है, वहाँ पे हमें TI कहाँ दे रखा है सबको पता है, CPC ऑर्डर 39, लेकिन आपको SRA 37 भी ध्यान जाना चाहिए ना, परमानेंट और टेम्परेरी दोनों इंजंक्शन है, और मैंने उसी से शुरू किया 37 से। हर रिलेवेंट प्रोविजन आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में, ये चीज़ ध्यान रखना, फास्ट दिमाग चलना चाहिए, फास्ट, है ना। तो अच्छा इसकी आदत कैसे पड़ती है, जब भी आपके सामने, जैसे मैं TI जब SRA में पढ़ा तो उसी वक्त ध्यान करो कि TI पढ़ा तो था कहीं पे, उस वक्त ध्यान कर लो, वरना एग्जाम में कभी भी आप लोग ऐसे रिलेवेंट प्रोविजन नहीं लेके आ सकोगे, है ना। तो पढ़ते टाइम हमें ध्यान आना चाहिए कि ये चीज़ वहाँ भी थी और यहाँ भी है। ओके, TI की डेफिनेशन 37 वाली मैंने एज इट इज लिखी बेरेक्ट की। फिर ऑर्डर 39 रूल 1 के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्राउंड है TI के, मैंने बिल्कुल सेम लिखे और तीनों पे राइट टिक है। बेरेक्ट से आप मैच कर लीजिएगा, एक EJMR वाजवर्ग यानी ग्रामेटिकल एरर मिल सकती है, बेरेक्ट की पूरी लैंग्वेज है और नंबर आप देख ही रहे हो, है ना। फिर मैंने एक ग्राउंड दिए कि TI के लिए ये 3 ग्राउंड दिए जाते हैं। अब मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो मुझसे इंटरव्यू में एज इट इज पूछे गए, ये वो क्वेश्चन है जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया। मुझसे हमारे ऑनेबल हाई कोर्ट जज हैं सोंगरा जी, जिन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि TI ग्रांट करते टाइम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ कोर्ट देखता है, वो 3 क्या है बताइए। तो 3 चीज़ें ये मैंने मेंस में लिख रखी, प्राइमा फेसी केस होना चाहिए प्लेंटिफ का, है ना, क्योंकि प्लेंटिफ तो TI लेने आता है स्टे। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस वो भी इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ होना चाहिए, सुविधा का संतुलन उसी के फेवर में। और इररिपेरेबल लॉस होना चाहिए, जिसकी क्षतिपूर्ति पैसे में मुद्रा में नहीं की जा सकती, तभी स्टे मिलता है। ये 3 पॉइंट थे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं, मैंने खुद मेंस में आंसर लिखा, बिना पूछे आंसर लिखा, रिलेवेंट करता था इसलिए क्योंकि TI कब मिलता है पूरा। इंटरव्यू में ये चीज़ मुझे बिल्कुल तीनों पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट ध्यान नहीं आया। आप इस चीज़ को मतलब अजीब समझेंगे। और अच्छा मैं इंटरव्यू में मतलब ऐसा भी नहीं मैं घबराया हुआ था, सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रहा था, मैं क्वालिफाई करके आया, तो कोई नहीं घबराता है ना 1-2 को छोड़ के। और गवर्नमेंट जॉब पे भी हूँ तो घबराहट नहीं थी, बट कहीं ना कहीं किस्मत भी काम करती है। उस वक्त जो चीज़ मतलब हमें सुबह शाम याद रहती है, जब काम उस चीज़ का पड़ता है तब याद नहीं आती।
वो एक महाभारत में है कि कर्ण को कहा था कि आप अपनी शक्ति उस दिन भूल जाओगे जिस दिन आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अर्जुन के सामने अपनी शक्ति कर्ण भूल गया था। तो मैं इस क्वेश्चन को हाई कोर्ट इंटरव्यू पैनल के सामने जाके भूला, जो हर वक्त याद रहती है। प्रैक्टिस भी मैंने की है और प्रैक्टिस में भी ये चीज़ खूब पड़ी। बैड लक कह सकते हैं, देखते हैं अगली बार भगवान साथ जरूर देगा, मेरा भी आपका भी। और अच्छा अगला पूछा, व्हेन एन इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, इंजंक्शन कब ग्रांट नहीं हो सकता, ये कहाँ है, ये सारे 41 है। और अब आपको बताता हूँ बेयर एक्ट कैसे काम में लिया जाता है। 8 पॉइंट है, आई जे तक, सॉरी 10 पॉइंट है, लेकिन एक एच ए भी है। और ये देखिए एच ए, इतना बढ़िया बेयर एक्ट रटा हुआ था मेरा। और ये सारे पॉइंट सीरियल वाइज है, कोई भी एक भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है ना। और लास्ट में मैंने लिखा 41। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कैसे काम में ली जाए। ओके, और मुझे नंबर 6 में से 5 ऐसे नंबर गेन किए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैन में लाई बट डॉक्यूमेंट्स विल नॉट। इसको आप करो। तो देखिए अब इसके रिलेवेंट प्रोविजन कहाँ से निकालें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन कागज़ नहीं, डॉक्यूमेंट्स नहीं। तो सबसे पहले आदमी झूठ कब बोलेगा, जब उसका एविडेंस होगा। बाहर चलते हुए नहीं, एविडेंस कब होगा, 59, 60 ओरल। तो मैंने पहले प्रोविजन बताया 59, 60, ये देखिए ये मैंने कर रखे 59, 60। फिर 61 आता है डॉक्यूमेंट्स, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस में, उन पे आया। 64 सेकेंडरी पे आया, जहाँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट्स, और फिर आगे क्या कहा इसने, प्रोविजन एक्सक्लूडिंग ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी जहाँ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वहाँ ओरल को आप साइड में कर दो। इसको बताओ। तो ये कहाँ है, 91, 92। 91 कहता है कि वहन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को जब डॉक्यूमेंट्स में लिखना जरूरी है तो डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा जाए। और 92 में कहता है जब लिख दिया तो उस डॉक्यूमेंट को ही पेश किया जाए और कोई भी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। और फिर उसके 6 प्रोवाइडेड है कब सेपरेट ओरल एग्रीमेंट दिया जा सकता है, वहाँ पे ओरल को एक्सक्लूड किया जाता है। तो मैंने ये 91 बताया, ये 92 बताया, और उसके वो 6 के 6 एग्जाम्पल बताए। यहाँ ये राउंड देख रहे हो आप देखना ये पहला पॉइंट क्या था और मैंने क्या गलती की है। ठीक है, आप समझ जाओगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज, लीगल वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर 93 भी मैंने बताया, और इसमें मुझे स्कोर कितना मिला है, 4। एक छोटी सी गलती होगी ना आगे जाके, तो वरना वही 5 मिल जाते, थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट जाता है। फिर यहाँ आते हैं हम कहते हैं ना सेक्शन के नंबर मिलते हैं, बस ये मैं लास्ट डिस्कस करूँगा, फिर उस पर चलते हैं ड्राफ्टिंग पोर्शन पे। प्राइमरी सेकेंडरी को डिफ्रेंशिएट करो। तो हमें पता है प्राइमरी कहाँ है, 62 में, सेकेंडरी 63 में। इसका कोई नंबर नहीं होता क्योंकि मैंने 6 डिफरेंस लिख दिए, सेक्शन भी लिख दिए, लेकिन मुझे नंबर मिला 2 की जगह 1। अगर उसी का 1 नंबर होता तो मुझे 2 ही मिल जाते। एक भी डिफरेंस मेरा काटा नहीं है ना, एक भी कट नहीं किया। बट स्कोरिंग तो आपको लीगल वर्ड से मिलेगी, खुद डॉक्यूमेंट होता है ना, इस तरह से। तो शायद हाई कोर्ट दूसरा तरीका मांगता हो। चलिए इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊंगा, मेरे नंबर ही ऑब्जर्व कीजिएगा। ये आधा नहीं है, ये 1.5 है ना, क्योंकि 3.5 मिले हुए, उसमें 1, इसमें 1, 2, तो ये 1.5 नंबर है। रेस जुडिकेटा एंड स्टॉपल में डिफरेंस बताओ। तो मैंने वो सेक्शन भी बताया, स्टॉपल में इनमें 115, 11। रेस जुडिकाटा का लैटिन मैक्सिम भी बताया, लैटिन मैक्सिम बताया इसलिए मुझे इसमें 1.5 मिला। बाकी मैंने सिर्फ डिफरेंस किया तो उसमें भी 1 मिला, इसमें भी 1 मिला। और डिफरेंस आप पढ़ेंगे ना, आप कहोगे सर डिफरेंस आपने बहुत अच्छे लिखे हैं, हम तो 2 में से 2 दे देते हैं आपको, है ना। ये देखना रेस जुडिकाटा स्टॉपल में, बट आपको कहीं ना कहीं सारे प्रोविजन लिखने होते हैं। रेस जुडिकाटा क्यों आया, स्टॉपल क्यों आया, डिफरेंस में भी, और इसीलिए मुझे आधे आधे नंबर मिल रहे हैं, है ना। हालांकि 2 तो नहीं देता क्योंकि मैंने शुरू में बताया हाईकोर्ट फुल नंबर नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं, और अब हम आ जाते हैं ड्राफ्टिंग पोर्शन पे। 20 नंबर 10 का था, 4 मिला। 4 क्यों मिला, ये आप देखिए लास्ट में जाके मेरा डिसीजन कट गया, वरना 5-6 नंबर हो जाते। और ये एक सही लगा रखा है, इन्होंने कहा था कि एक इशू फ्रेम करने का डायरेक्शन दे, और ये मैंने जो इशू फ्रेम किया ना, परफेक्ट इशू है। और इसको देख करके मुझे 4 नंबर पूरे 4 नंबर बहुत ख़राब नहीं कहूँगा ड्राफ्टिंग में, 10 में से 5 या 6 नंबर मिलते हैं, मैं आपको बताऊँ, है ना। मतलब एक्सेप्शनली केस 7 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा, बट वो 1-2 हम जो एक अच्छा स्कोर लेके चलते हैं ना, वो 6 नंबर के आसपास। और मेरा एक फाइनल डिसीजन कट भी गया, तो 4 नंबर कटने के बाद यानी मेरा ऑर्डर बढ़िया था। तो अब यहाँ से देख सकते हो सिविल जज, जूनियर डिवीजन, भाई कैसे लिखा जाता है। कई बार डाउट क्या रहता है, सर जज का नाम लिख दें क्या, हमारा नाम लिख दें क्या, नहीं लिखा जाता, ब्लैंक छोड़ा जाता है। आपका नाम लिखने का मतलब है कि आप अपनी पहचान दे रहे हो एग्जामिनर को, और मतलब एक तरह से नकल करवाना हो गया कि मैं हिमांशु और आपका कोई जानकार नंबर दे दे, तो ये चीज़ें नहीं लिखी जाती। और इन चीज़ों का नंबर मेरा कटा भी नहीं, देख लो 4 नंबर यहाँ पे कुछ हाईकोर्ट ने टिक नहीं किया।
आगे चलते हैं लास्ट ड्राफ्टिंग में, और इस ड्राफ्टिंग में मेरे ये पॉइंट्स ही सारे कटते गए। ये एक तरह से मैंने जजमेंट की लैंग्वेज लगा दी, है ना। अच्छा, क्या फॉर्मेट भी, कई बार हमारे फॉर्मेट भी दिमाग में रहता है कि राजस्थान फॉर्मेट क्या है, हरियाणा क्या है, तो आप फॉर्मेट वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। किस चीज़ का ऑर्डर जजमेंट है वो हेडिंग लिखी जाती है, किस चीज़ की पिटिशन है, किस ऑर्डर के अंडर आता है, डेट, एप्लीकेंट, रेस्पोंडेंट और ये सारे। अच्छा, ये रेंट ट्रिब्यूनल का आया था और रेंट अथॉरिटी का, और मैंने रेंट ट्रिब्यूनल लिखा। कई लोगों ने यहाँ पे एसडीओ वगैरह, क्योंकि रेंट ट्रिब्यूनल हमारा एसडीओ ही होता है ना, अभी मुझे रेंट कंट्रोल ध्यान नहीं है, शायद एसडीओ होता है जो भी है, उनका भी नाम लिखा है यहाँ पे, है ना, सिविल कोर्ट वगैरह जो भी रहता है। मैंने सीधा कोर्ट का नाम लिख दिया। आप एडीजे भी लिख सकते हो, आप फैमिली कोर्ट भी लिख सकते हो जब फैमिली मैटर का जजमेंट आ जाए तो, क्योंकि एडीजे में ट्रायल चलती है। तो मुझे इस चीज़ का कोई नुकसान इन्होंने नहीं किया। हालांकि ये सारे पॉइंट कट गए, फर्स्ट पॉइंट सही था, लास्ट पॉइंट सही था, तो मुझे इन्होंने 1.5 नंबर इसमें दे दिए। पहले आधा ही दिया था, लास्ट पॉइंट और सही करके 1.5 नंबर मुझे दिए। तो ये आपके सामने मैंने पूरा क्वेश्चन रख दिया कि ड्राफ्टिंग में कहाँ मुझसे गलती हुई। इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग में स्कोर नहीं मिला, इसमें ड्राफ्टिंग में स्कोर मिला, तो कैसे ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन में बेरेट की लैंग्वेज काम में लेनी चाहिए, केस लॉज। आपको केस लॉज की एक चीज़ और नोटिस की हो, 3-4 क्वेश्चन में आए, बट उन्हीं सेक्शंस में केस लॉ पूछे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे लिस्ट पेंडेंस में पूछ लिया, राष्ट्रपति की पार्डन में पूछ लिया। तो ये तो ऐसे सेक्शन है, आर्टिकल है जो हमें हमेशा याद होने चाहिए। तो जब उनको पढ़ेंगे तो उनके साथ एक आधा केस लो तो हम याद कर ही सकते हैं। और ये कहता नहीं कि 2-2 बताओ, 3-3 बताओ, है नहीं केस लो, एक भी लिख दिया वहीं पे आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल थोड़ी बहुत भी आपको काम की लगे ना, मैं फिर कहता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर पूरी देखना। आप जुडिशरी का एग्ज़ाम जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन एक बार और ज़रूर देख लीजिएगा, मेंस से पहले तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं, है ना। और आपको ये जो 40 मिनट की वीडियो, अगर 4 मिनट भी आपको काम की लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा खुद का भी कंपटीशन इस वीडियो से बढ़ रहा है ना। तो जब मैं आपके साथ इतनी काम की चीज़ शेयर कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप इतना ज़रूर कर दीजिएगा मेरे लिए कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम ये तो लगे कि हाँ भाई, इस चीज़ को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, अगर आप लोग कहेंगे तो मेरे दिमाग में एक लैंग्वेज को लेकर के और है, हम सोचते हैं ऐसे कैसे लिखें, है ना। तो ऐसे में मेरा जो स्कोर है 28 और 26 है, हिंदी में 28, इंग्लिश में 26, और वहाँ भी मेरे से कुछ सिली मिस्टेक्स हुई हैं, वरना यानी मैं ये कह रहा हूँ कि वो मिस्टेक नहीं होती तो 35 तक स्कोर में पहुँचा देता। तो अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे सर लैंग्वेज आपकी शेयर कर दो, 54 नंबर है, और लैंग्वेज में जो मेरा स्कोर है वो सभी सेलेक्टेड सब कैंडिडेट मिला दो, राजस्थान की 4th रैंक स्कोर है मेरा 54। जैसा मैंने बताया ना कि 46 वैसे मेरी रैंक है मेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे में 4th रैंक होल्डर 54 नंबर के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये आप कह सकते हो कि ऐसे तो आपके बेस्ट हैं सर। तो मैंने जो तरीका अपनाया था यूपीएससी वगैरह कुछ कैंडिडेट से, आप मेरी कॉपी देख के वही तरीका अपना सकते हो। तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं लैंग्वेज की भी ज़रूर एक वीडियो शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ आप कहेंगे पीडीएफ भी शेयर करने की कोशिश करेंगे, है ना। अच्छा, एक कमेंट में और आप बताइएगा कि एक इंटरव्यू का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसकी वीडियो और मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि इंटरव्यू का सिलेबस नहीं होता, सीधी सी बात है, और सिलेबस नहीं होता तो क्या तैयार करें क्या ना करें। इंटरव्यू के बाहर जब अकेडमी के बाहर में खड़ा था ना, तब भी मैं सोचा था कि ये चीज़ भी पढ़ लूँ क्या, लंपी वायरस के बारे में भी जानकारी ले लूँ क्या, है ना। तो क्या पूछने क्या नहीं, तो 2 इंटरव्यू फेस करने के बाद मैं थोड़ा बहुत आपको गाइडेंस देना जरूर चाहूँगा। हालांकि मेरे इंटरव्यू नंबर वर्स्ट है, बट मुझे ये तो पता ही है ना क्या पूछा था, 2 बार में क्या पूछा। अच्छा, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन मुझसे 2019 में भी पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। बड़े अजीब चीज़ लगी कि ऐसा भी कोई संयोग हो सकता है, और दोनों बार वो क्वेश्चन गलत। और अदर कैंडिडेट से बात हुई थी तो मैं वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा अगर आपको ज़रूरत लगे तो, है ना। इंटरव्यू की वीडियो जरूर बनाएंगे, और इस वीडियो को जरूर, मैं ये फिर से कहता हूँ, 2 मिनट भी आपको किसी काम की हो ना इस वीडियो में, 2 मिनट भी, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आपसे इस वीडियो में हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।